आज क्या है बंधु अपना। तो हम लोग आज देखेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम लोग देखने वाले हैं अभी तुगलकों के बारे में, है ना। तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। तो देखते हैं जरा, ये जो तुगलक डायनेस्टी है, ये 1320 से लेकर के 1414 तक रूल किया है दिल्ली के गद्दी पर। कौन थे भाई तुगलक, तो समझो। 1320 में जो आखिरी, बिल्कुल ही आखिरी लास्ट जो खिलजी रूलर था गयासुद्दीन तुगलक, उसको मार देता है और मार करके ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का स्थापना करता है। तो इसमें तुगलक वंश का फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, जब गद्दी पर बैठा तो इसके साथ बहुत सारा चैलेंजेस था और सबों को ही बहुत बहादुरी से अच्छे तरीके से क्लियर आउट किया है। प्रॉब्लम क्या? पहला तो चूंकि खिलजी हो गए थे कमजोर अपने आखिरी टाइम में, तो हर प्रांत में बगावत था। बंगाल जो था वो बस नाम मात्र का बचा, कुछ काम का बचा नहीं। मतलब बंगाल से कुछ खास रिलेशन अपना, यानी इसका तुगलक का रहा नहीं, दिल्ली सल्तनत का रहा नहीं। उस तरह से गुजरात भी परेशान कर रहा था। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, दूसरा जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, गुजरात, वो भी परेशान कर रहा था। वो भी बहुत नाम मात्र का रिलेशन बचा। राजपूतों का भी वही हाल था। साउथ में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रखा था। यानी हर तरफ से ये प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। इसे ऐसा नहीं कि सोने का पालकी मिला है, कांटो भरा ताज मिला है इसे दिल्ली सल्तनत में, लेकिन उस कांटे भरे ताज को बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल किया। कैसे? 1321 में गयासुद्दीन जो था वो गद्दी पर बैठा और बैठते ही एक्सपेंशन नीति को लगाना शुरू किया। बोला कि जब तक हम फैलेंगे नहीं तब तक पावर में आएंगे नहीं। तो गयासुद्दीन अपने बेटे जौना खान को बोला कि बाबू जाओ और तेलंगाना जीत के आओ। भेजा तेलंगाना, ये हार गया। फिर भेजा इस बार पूरी तैयारी के साथ 22 में, 23 तक युद्ध चला और इस बार तेलंगाना इसके हाथ में आ गया और उसका नाम बदल के तेलंगाना का क्या कर दिया? सुल्तानपुर। दूसरा देखते हैं, इस बार 1324 में ये पहुंचा बंगाल। बंगाल पहुंचा, अपने सल्तनत में मिलाया, तो काफी इसका वाहवाही हुआ। उसके बाद आगे जाता बिहार में भी काफी एरिया को जीता। ये सब करते करते ये अच्छा खासा एक्सपेंशन कर लिया था, यानी कह सकते हैं एक अच्छा एक्सपेंशन कर चुका था यहाँ पर। तो ये तो एक्सपेंशन नीति हो गया जो कि मेनली उसका बेटा किया है। सवाल है इसने क्या किया? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया। कैसे लाया तो समझो बातों को। सबसे पहले ये क्या किया? बोला कि भाई लगान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लगान बहुत गड़बड़ हो रखा है, जो बिचौलिया है बहुत पैसा खा जा रहे हैं, तो उन्हें कम किया जाए। तो पहले लगान के रेट को कम किया, फिर बिचौलियों को भी हटा दिया। डायरेक्ट भैया वसूलो, अपने अधिकारियों के द्वारा वसूलने को बोला, ताकि जो बीच में घपलत हो रहा वो ना हो। अकाल अगर पड़ जाए तो लैंड टैक्स जो होता था उसे माफ कर दिया जाता था। फिर जो खिलजी ने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने और हुलिया दर्ज करने का सिस्टम, वो सब तो कैरी ऑन था। हाँ, एग्रीकल्चर में ये इरिगेशन में बड़ा ध्यान दिया। इरिगेशन में बहुत ध्यान दिया, सिंचाई उचाई का अच्छा व्यवस्था लगा दिया। और ये बोल सकते हैं इंडिया का पहला रूलर था जो कि पोस्टल सर्विस लाया। गयासुद्दीन तुगलक पोस्टल सर्विस लाने वाला भारत का पहला सुल्तान था। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। पहले कम्युनिकेशन के लिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को नहीं ले जाया जाता था। जय हिंद सोनू, पहले भी होता था, लेकिन केवल राज दरबारियों का, आम जनता के लिए नहीं था सिस्टम। अब यहाँ पर आम जनता के लिए भी ला दिया। तो कह सकते हैं कि काफी काबिले तारीफ व्यवस्था था उस समय के अनुसार।
सवाल है भाई हिंदुओं के प्रति कैसा नीति था? तो हिंदुओं के साथ तो वही वो स्कीम लगाया जो स्कीम खिलजी लेके चल रहा था, कठोर नीति। ना अधिक गरीब होने दो, ना अधिक अमीर होने दो, ताकि बगावत ना करें। अल्टीमेटली क्या होता है, 1325 में जब बंगाल 1325 में जब जौना खान यानी इसका बेटा बंगाल जीत के रिटर्न हो रहा था, तो सोचा कि बाप को थोड़ा खुश करते हैं, पार्टी उटी देते हैं, डीजे डाजे लगाते हैं। तो किया क्या, दिल्ली के पास ही अफगानपुर नाम से एक जगह है, अफगानपुर। इस अफगानपुर में क्या किया कि बहुत बड़ा लकड़ी का महल बनवाया। वहीं पर रात को सोया हुआ था भाई गयासुद्दीन। रात को हाथी पहुंच गया, हंगामा कर दिया, पूरा का पूरा लकड़ी का इमारत इसके ऊपर गिर गया और ये बेचारा गयासुद्दीन वहीं पर दब के मर गया। देखो इतिहासकारों में मतभेद है, लोग बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि जो जौना खान है इसका बेटा, जो कि आगे बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, वही ये कांड करवाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है बाबू बोलना, क्योंकि जब ये गयासुद्दीन तेलंगाना जीता यानी वारंगल जीता, उसी समय तय कर दिया गया था कि इसे अपना उत्तराधिकारी हम बनाएंगे, ये गयासुद्दीन घोषित कर दिया था। तो जब इसको गद्दी मिल ही गया था तो ये अपने पिता को क्यों मरवाएगा। जतीन जय हिंद। नेक्स्ट देखते हैं, अब चूंकि गयासुद्दीन निकल गया तो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था 1325 में बैठा गद्दी पर और 1351 तक रूल किया है। पगला बादशाह भी कहा जाता है इसको, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। देखो इसका एक्चुअल नाम था गयास जौना खान, लेकिन इस मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि से गद्दी पर बैठा था भाई ट्रेंड व्यक्ति, बचपन से ही ट्रेनिंग था। खुसरो शाह नाम का इसका बॉडीगार्ड था, वही इसको ट्रेनिंग दिया था। स्टार्टिंग में छोटे पद पर भी लिया रहा है, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, पहले छोटे पोस्ट पर भी रहा। जैसे शाही घोड़ों का ऑफिसर था, जहां जहां पर गयासुद्दीन को प्रॉब्लम हुआ जौना खान ने हैंडल किया सारा। यानी एक्सपेंशन नीति तो इसी के हाथ में हुआ, जैसा कि अभी हम लोग देखें, चाहे वो तेलंगाना हो या बंगाल। लेकिन ये पगला बादशाह क्यों कहलाया, उसके पीछे रीजन है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन में पहला जो रीजन कहलाएगा इसका काम, वो है दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का इलाका, दोआब। दोआब में बोला कि ना दो नदियों के बीच का लैंड है, तो एग्रीकल्चर तो भैया यहाँ पर अच्छा होता है, तो बोला टैक्स हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। एक इतिहासकार है, हिस्टोरियन है बर्नी, उनका कहना है कि 10 गुना बढ़ा दिया था। वहीं बदायूनी बोलते नहीं, 10 से 20 गुना बढ़ा दिया था। अब यार मान लो आप टैक्स के रूप में दे रहे हो 10%, गुना हो गया 10, 100%। तो थोड़ा सा काल्पनिक बात लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक टैक्स बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, काम ये सही किया, बेचारा का काम सही था, बस इत्तेफाक ऐसा है या बहुत ही बदनसीब व्यक्ति रहा होगा, वक्त इसका खराब रहता था। यानी फैसला अच्छा रहता था लेकिन वक्त खराब होगा। बोलते ना कि गलत समय पे लिया गया सही फैसला भी खतरनाक हो जाता है, वही चीज हुआ। जिस वक्त ये दोआब वाले एरिया पे टैक्स इंक्रीज किया, उसी वक्त पड़ गया अकाल सूखा। अब भाई सूखा पड़ा है तो लोग जो बेस टैक्स है वो तो देंगे ही नहीं, तो ये 10 गुना 20 गुना कहां से देंगे। हो गया बगावत, बगावत हुआ, जन आक्रोश हुआ, तो यहां पर ये हल्का थोड़ा घोषित हो गया। दूसरा बोला यार दिल्ली में बड़ा पंगा है, दिल्ली में रहते हैं, कभी भी मंगोल्स आकर के हमला कर देंगे, बड़ा डर था, मंगोलों से डरता था। तो बोला ऐसा करते हैं, दिल्ली से आगे निकल जाते हैं। कहा, तो पहुंच गया ये देवगिरी। देवगिरी दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर था, पहुंच तो गया देवगिरी, सोचा कि उसके अटैक से हम बच जाएंगे। खुद भी गया और दिल्ली की पूरे आवाम को, पूरी जनता को लेके चल गया। अब आवाम को तो परेशानी कि भाई हमें क्यों माइग्रेट करा रहे हो, आपको जाना है जाओ, जहां जहन्नुम में जाना जहन्नुम में जाओ, दोजक में जाना दोजक में जाओ, हमें क्यों ले जा रहे हो। लेकिन ये सबको लेके चल रहा। अब देवगिरी जब पहुंचा तो उसी वक्त क्या हुआ कि मंगोल अटैक कर दिया दिल्ली पर। तो बोला यार दिल्ली, अब हमारा सैनिक जब तक मैं दिल्ली पहुंचेगा तब तक तो दिल्ली निस्तो नाबूद हो जाएगा, क्या करें। तो बोला नहीं नहीं, यहाँ पे रहना मुश्किल है देवगिरी में। इसी देवगिरी का नाम चेंज करके वो दौलताबाद रखा था, इसी देवगिरी का।
बोला नहीं नहीं वापस चलते हैं। वापस अब दिल्ली जा रहा है और सारे आवाम को भी लेके जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भैया जनता बगावत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? आप ही को उठा करके कहीं और ले जाए प्रधानमंत्री, फिर बोले कि नहीं वापस अपने घर जाओ, तब तो प्रॉब्लम ही है। फिर लाया ये सिंबॉलिक करेंसी। ये क्या होता है? जैसे आज जो हम लोग करेंसी देखते हैं वो क्या है? सिंबॉलिक करेंसी। ऐसा थोड़ी ना कि आप 1000 2000 का नोट ले लो, उसे फाड़ दो, फाड़ने के बाद दोगे तो आपको 2000 पूरा मिलेगा। पहले होता था मेटल करेंसी, मतलब जितना करेंसी में लिखा रहता था उतना ही करेंसी को गला के, तोड़ के, काट के बेचने पर भी उतना ही मिलता था, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर होता था। ये बोला कि नहीं, हम लाएंगे भाई सिंबॉलिक करेंसी, बहुत कोई इसे टोकन करेंसी भी बोलते हैं। उसके लिए वो क्या किया, गोल्ड कॉइन को कन्वर्ट कर दिया कॉपर में, और सिल्वर कॉइन को कन्वर्ट कर दिया ब्रॉन्ज यानी कांसे में। इसे सिंबॉलिक करेंसी भी बोलते हैं। तो अब कॉपर तो घर घर में उस वक्त हुआ करता था, और कांसा यानी ब्रॉन्ज भी लोग बर्तन में इस्तेमाल करते थे। पहले क्या बोला कि ना हर कोई अपना गोल्ड कॉइन्स दे दो, बदले में ये लेते जाओ। तो सब दे दिए और ये लेते गए। अब क्या हुआ, इसमें कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो था नहीं, लोग घर के बर्तनों को सिक्का में कन्वर्ट करने लगे। अब इससे क्या हुआ, रास्ते में यानी इस देश में क्या हुआ कि करेंसी अधिक हो गया, और जितना जरूरत है उससे कहीं अधिक हो गया। तो ऐसे में क्या आता है, करेंसी का भाव गिरेगा, करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा। करेंसी का जब वैल्यू गिरेगा तो वो इकोनॉमी की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपर इन्फ्लेशन। अब ऐसे स्थिति के चलते बोला या तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो पंगा हो गया। बोला नहीं नहीं, तुम लोग अपना करेंसी वो गोल्ड कॉपर, ये ब्रॉन्ज और कॉपर रिटर्न कर दो, बर्थडे में गोल्ड और सिल्वर ले लो। इस बार लोग तो डेढ़ सड़ा थे, उसे जनता शुरू से होशियार रहा है। जितने बचे कुचे बर्तन थे सबको जनता कॉइन्स में बदल दिया, राजा के सामने जमा कर दिया। राजा को मजबूरन सोना और चांदी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आप बोलोगे कि ना दिमाग तो अच्छा था, आज भी सिंबॉलिक करेंसी चल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड का डिमांड था, लेकिन वक्त गलत था। फिर हुआ बोला कि ना भाई हमें कोरसान पर आक्रमण करना है। कोरसान पर आक्रमण करने के लिए ये क्या किया, 2-3 अलग अलग के देशों के साथ टीम बनाया, 3 लोगों का। कौन कौन थे, तो तारमिसम मिस्र और ये खुद सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीनों अपना टीम बनाए। तो सेना इसकी मना कर दी कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे फॉरेन कंट्री में अटैक करने, मर मुर गए जाएंगे तो अंतिम प्रक्रिया भी नहीं कर पाएंगे घर वाले। तो बोला कोई बात नहीं, तुम लोगों को हम 1 ईयर का पूरा सैलरी एडवांस दे देते हैं। चलो, टोटल ये 3,70,000 सेनाओं को 1 साल का सैलरी एडवांस में दे दिया। अब खोरसान के पास का यानी मिड एशिया का स्थिति थोड़ा चेंज हो गया। चेंज हुआ तो गेम जो प्लानिंग था वो बर्बाद कर हो गया कि अब हम लोग अटैक नहीं करेंगे। अटैक नहीं करेंगे तो आर्मी क्या करे, पैसा तो मिल गया एडवांस में, सब सेना छोड़ दिया, जाकर के अपना दुकानदारी खोल दी। यहां पर नुकसान। ऐसा ही सेम घटना कराची के लिए भी हुआ, कराची के लिए भी हुआ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये बेचारा गलत गलत फैसला लेकर के फंसा है, लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छा काम भी किया। जैसे क्या क्या अच्छा काम किया है, तो ये लाया था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही, ये दीवान ए कोही क्या है, जैसे आज हम लोग देखते हैं किसान ऋण, है ना, कृषि ऋण, वही कृषि ऋण था, जरूरत के समय किसानों को दिया जाने वाला ऋण, लोन। फिर अकाल के वक्त दिया जाने वाला लोन, ये वही भी व्यवस्था लाया। इरिगेशन के लिए बहुत सारा ये कुआं खुदवाया। दूसरा हम लोग देखते हैं होली मनाने वाला पहला सुल्तान था, यानी हिंदू मुस्लिम का ज्यादा चक्कर नहीं लगाया ये। दिल्ली में जहां बना नाम से शहर भी स्टेब्लिश करवाया, और भी जैन धर्म के लोगों से भी इसका मेलजोल अच्छा था। लास्टली 1351 में 1351 में सिंध जा रहा था, रास्ता में बीमार पड़ा और बेचारा निकल लिया। तो ये बेचारा मोहम्मद बिन तुगलक इसी कारण से पगला बादशाह कहलाया, अपने काम की वजह से। अब इस
कौन भाई बैठे गद्दी पर? तो इसका चचेरा भाई था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 में गद्दी पर बैठा 88 तक। फिरोज शाह तुगलक, ये थोड़ा ठीक था। भाई से बड़ा प्रेम था, भले ही कजन ब्रदर था लेकिन भाई से बड़ा प्रेम इसको। जब पता चला जिस दिन कि ना भाई का इसका मृत्यु हो गया, उस वक्त तो ये सिंध में भाई के साथ ही था अपने, तो पहले तो वहीं पर राज्याभिषेक करवा लिया 22 मार्च 1351 को सिंध में ही करवा लिया। लेकिन थोड़ा पार्टी सार्टी के साथ भी करने का मन था, तो अगस्त 1351 में ये पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली में भी करवाया ये अपना राज्याभिषेक। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो बोला यार राजकोष भरना पड़ेगा, क्योंकि जनता के साथ वो जो करेंसी वाला चक्कर हो गया बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक का, तो बड़ा नुकसान हो गया है। तो अपना ट्रेजर भरने के लिए, जो राजकोष होता है उसको भरने के लिए क्या किया, बिजनेस को पूरा इंप्रूव करने की कोशिश किया है। फिर जनता के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स बढ़ाना है, जनता का मदद भी किया। आपातकाल में अगर यानी कोई मान लो कृषि लोन लिया हो और अकाल पड़ जाए तो लोन माफी करने का स्कीम रखा। फिर अधिकारियों का वेतन भी बढ़ा दिया, सबको खुश रखने की कोशिश किया। दूसरा बोला जो सूबेदार लोग आकर के राजा को देता है गिफ्ट बड़ा बड़ा और बदले में वो अपने किसानों को मार पीट के मोटा टैक्स लेता है, ऐसे किसानों पर बर्डन बढ़ जाता है। तो सीधा बोल दिया कोई भी सूबेदार दरबार में गिफ्ट लेके नहीं आएगा, जो भी लेके आएगा उसको सजा मिलेगा। अच्छा स्कीम था। अब टैक्सेशन के लिए क्या किया, क्योंकि रेवेन्यू तो गड़बड़ था, टैक्सेशन बढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या किया, वो ऐसा नहीं कि टैक्स बढ़ा दिया, उल्टा टैक्स घटा दिया। 1/3 होता था पहले लैंड टैक्स, उसे 1/5 कर दिया, घटा दिया। दूसरा ब्राह्मणों पर, लेकिन बोला कि ना जहां पर बाकी लगा सकते हैं वहां पर लगाएंगे। ब्राह्मणों पर यह जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान है, क्योंकि आज तक जितने भी सुल्तान नन हिंदू पर जजिया कर लगाए ब्राह्मण इससे मुक्त होते थे, पहली बार होता कि ब्राह्मणों पर भी लगा। फिर एक्स्ट्रा फालतू के कर टैक्स उसको समाप्त करता है। ये सब थोड़ा अच्छा काम किया और बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए जो जबरदस्त दिमाग लगाया, 1200 से अधिक बगीचा लगवाया, गार्डन फलों का। अब वहां से ग्रो होगा फ्रूट, फ्रूट को वो बिचवाएगा और उससे माल कमाएगा। अच्छा दिमाग था। और कितना कमाया, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 1,80,000 टंका पर ईयर। तो आप समझ सकते हो, पर ईयर या पर एनम बोल लो ये। दूसरा 36 फैक्ट्री स्टेब्लिश करवाया, यानी बोल सकते हो मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जैसे भारत में आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं, आप भारत के पहले उद्योग मंत्री भी कहलाते हैं। तो कह सकते हैं ये फिरोज शाह तुगलक मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री का, ये दिल्ली सल्तनत का श्यामा प्रसाद मुखर्जी था कहीं ना कहीं। सैन्य अभियान भी क्या बोला कि एरिया भाई फैलाना है ताकि थोड़ा पैसा वैसा बढ़ जाए। तो ये साउथ की तरफ दिमाग नहीं लगाया, बोला जो है यार उसी को कंट्रोल कर लेते हैं, साउथ के चक्कर में बर्बाद होने से फायदा है नहीं। थोड़ा बहुत अगल बगल में दिमाग लगाया लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिला, तो छोड़ दिया, एक्सपेंशन का नीति ही हटा दिया। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये तुगलक वंश समाप्त होता है और तुगलक के बाद आएगा अपना लोधी, और लोधी के बाद फिर तो वही मुगल। वहां से कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। तो आज के लिए गाइस इतना ही था आज के सेशन में।